नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये नींद खोलने के लिए है आपकी। अमेंडमेंट क्लास में ये आपकी तीसरी क्लास है। छोटी छोटी क्लास मैंने लिए हैं ताकि आराम से चीज़ें डाइजेस्ट हो सकें। अमेंडमेंट ज़्यादा हैं तो मैंने इस बार हैंड रिटन नोट्स बना कर दिए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से। और आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट crajkumar.com के फ्री रिसोर्सेज में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चले। यस सर। और नोट्स बेहद शानदार और लिंक्ड फॉर्म में मैंने आपके लिए बनाए हैं। देखते हैं यहां पर अगला चैप्टर हमारा आ रहा है इसमें अपना। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी इनवॉइस चैप्टर तक की। अब आता है इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर। सबसे पहले सेक्शन 16 के अंदर छोटा सा चेंज किया गया है। हम जानते हैं कि क्रेडिट को बुक तो हमने कर लिया, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए भी कुछ कंडीशंस हमें फुलफिल करनी होती हैं। एंड वन ऑफ द कंडीशन इज दिस कि हम बिल पेमेंट 180 डेज के अंदर कर दें। हालांकि 180 डेज की कंडीशन कई सिचुएशंस में लागू नहीं होती है, जैसे कि अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी इनवर्ड सप्लाई है, यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं तो भी आपका ये 180 डेज का कंसेप्ट लागू नहीं होगा। इन ऑल अदर केसेस अगर आप 180 दिन में बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर वहां पर आपको फुली या प्रोपोर्शनेटली एज द केस में भी अपना जो आईटीसी है वो रिवर्स करना पड़ता है। नॉर्मली ऐसे बोलते हैं। अब आईटीसी रिवर्सल का मीनिंग क्या लिया गया? पहले लिखा हुआ था कि आप इसे अपकमिंग अपनी जीएसटी लायबिलिटी का हिस्सा बनाएंगे। पहले लायबिलिटी का हिस्सा बनाएंगे, फिर आप इसे पे कर देंगे। ठीक। लेकिन अब शब्दों में थोड़ा सा अंतर किया गया है। यह शब्द काटकर कि आप आउटपुट लायबिलिटी का हिस्सा बनाएंगे, सीधा बोल दिया मुंह खोल के कि आपको यह पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। तो लिखा क्या है? ऑन नॉन पेमेंट ऑफ बिल अमाउंट फुली या पार्शली विद इन 180 डेज। फुल पार्शियल क्रेडिट अमाउंट, फुल या पार्शियल क्रेडिट अमाउंट जो है आपको पहले था रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट। लाइन काट कर दी गई है रिक्वायर्ड टू बी पेड अलोंग विद इंटरेस्ट। तो अलोंग विद इंटरेस्ट तो पहले भी था और अब भी है। शब्द जो बदले गए हैं रिक्वायर्ड टू बी पेड, और पहले था रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। तो कोई सिग्निफिकेंट इसका इंप्रेशन नहीं जाएगा। राइट बेबी? यस सर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 3 करके। साथ में रूल 43 की एक्सप्लेनेशन भी यहां पर ऐड की जाती है। हम जानते हैं कि हमारी जो आउटवर्ड सप्लाई होती है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज टैक्सेबल सप्लाई, दूसरी है जीरो रेट सप्लाई, और तीसरी होती है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। इन तीनों के पीछे अगर हम बात करते हैं आईटीसी को लेकर, तो हमें टैक्सेबल सप्लाई के करस्पॉन्डिंग आईटीसी मिल जाता है, हमें जीरो रेटेड सप्लाई के करस्पॉन्डिंग भी आईटीसी मिल जाता है। लेकिन जब हमारी सप्लाई एग्जेम्प्टेड होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग आईटीसी हमें अवेलेबल नहीं करवाया जाता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अब यहां से सवाल उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्प्टेड सप्लाईज? तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई का नॉर्मल मीनिंग जो लिया जाता है एंटायर जीएसटी के अंदर, वो लेते कि भाई जो निल रेटेड सप्लाई है, या फिर 100% की एग्जम्पशन नोटिफिकेशन वाली सप्लाई है, या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ये तीन तो बच्चा बच्चा जानता है। अब कुछ चीजों को और बनाया गया, यहां पर डीम्ड एग्जेम्प्टेड बोला जाता है, डीम्ड बोला जाता है मालिक। दरअसल हम ये कहते हैं कि एग्जेम्प्टेड दे रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जब लॉ बनाया गया था तो कुछ इस तरह से बनाया गया था कि जहां जहां पर सरकार को आईटीसी नहीं देना है उन उन चीजों को गवर्नमेंट ने यहां पर एग्जेम्प्टेड बना दिया है। कुछ तो बाय डिफॉल्ट थी ही थी एग्जेम्प्टेड, कुछ को एग्जेम्प्टेड बना दिया गया। कौन कौन को बना दिया गया? सेल ऑफ लैंड, या आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की सेल करते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स होती है ना सप्लाई ऑफ सर्विस होती है।
पर चूंकि अगर हम ये भी धंधा कर रहे हैं तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज इसके आउटवर्ड पर जीएसटी नहीं होता है, यहां जीएसटी नहीं होता, इसलिए आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। सो हमें आईटीसी चैप्टर की वर्डिंग्स को संभाले रखने के लिए इसको बनाना पड़ा यहां पर आकर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। जहां तक सवाल है वैल्यूएशन का, तो जोन सी वैल्यू पर आप रजिस्ट्री कराते समय स्टैंप ड्यूटी भरते हो, कहीं 6% है, किसी स्टेट में 7% है, किसी स्टेट में 8% है। महिलाओं के लिए अलग रेट हो जाता है, पुरुषों के लिए अलग हो जाता है, महिलाओं के लिए कम होता है। तो वहां पर बोलते हैं कि भाई इसका जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यू पकड़ी जाएगी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की, वो पकड़ेंगे जो सर्कल रेट होता है जिसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। दूसरा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विसेज है ना, और ऑब्वियसली बात है सप्लाई टेस्ट करेंगे नहीं हम, तो नथिंग, कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई यहां पर नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इसे एग्जेम्प्टेड सप्लाई बोलते हैं। क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज यहां आउटपुट जीएसटी नहीं होता है। तो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर हमने इसको यहां पर एग्जेम्प्टेड सप्लाई बना दिया है। ये बात तो हम पहले से जानते आए हैं, पहले से पता है ये सारी चीजें हमें। अब यहां पर एक और पॉइंट आपका न्यूली ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है? देखिए, इंडिया के बाहर से हम लोग यहां पर अपना गुड्स लेकर आते हैं, हाँ सर जी ठीक है, और मान लीजिए ये आपका यहां पर कस्टम बैरियर होता है। हमें पता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जब करते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी का जो कलेक्शन है, जो लेवी है, वो कस्टम्स के द्वारा किया जाता है, और उसका पेमेंट उस वक्त किया जाता है जब हम इंपोर्ट ड्यूटीज अपनी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी भर रहे होते हैं, मतलब जब कस्टम बैरियर से पार हो रहे होते हैं, मतलब जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करके निकल रहे होते हैं। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन 46 की यहां फाइल होती है अगर डायरेक्ट क्लियरेंस है, और अगर वेयरहाउस से क्लियरेंस लेते हैं तो जब वेयरहाउस से लेकर आते हैं बाहर, हम सेक्शन 68 की बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करते हैं, उस पॉइंट पर ड्यूटी का पेमेंट होता है। सिमिलरली ड्यूटी को फॉलो करता है आईजीएसटी, तो आईजीएसटी का पेमेंट भी आपका यहीं पर करवाया जाता है। जीएसटी के अंदर जब हम शेड्यूल 3 पढ़ते हैं सप्लाई चैप्टर में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि भाई ये कस्टम क्लियरेंस से पहले पहले अगर गुड्स बेचा जाता है, यहां पर यहां बेचा, यहां बेचा, यहां बेचा, यहां बेचा, यहां बेचा, वेयरहाउस में बेचा, कहीं पर भी बेचा जाता है, तो उस घटना को सप्लाई नहीं मानेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि अगर क्लियरेंस से पहले बेचा जाता है तो वहां इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं होती है, और आईजीएसटी इंपोर्ट ड्यूटी को ही फॉलो करता है। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं हुई है तो वहां पर आईजीएसटी की बात भी नहीं करी जाएगी, इसलिए हम उस घटना को सप्लाई नहीं बनाते हैं। तो क्वेश्चन उठा कि वेयरहाउस के अंदर अगर हमने सेल कर दी है तो क्या यह घटना सप्लाई होती है? द आंसर इज नो। अब एक और सवाल उठा, मान लीजिए एक बंदा ऐसा करके है, वो अपनी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज भी करके चलता है, और साथ में उसने क्या किया कि जो बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर गुड्स था उसकी सेल भी यहां पर कर दी है। जो इसकी अपनी खुद की टैक्सेबल सेल है इस पर तो जीएसटी भरेगा, लेकिन ये जो सेल इसने करी है इस पर तो जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव लिस्टेड आपकी सप्लाई है। अब मान लीजिए कुछ बंदे के पास में कॉमन क्रेडिट है, मेरा प्रश्न बस इतना सा है कि यहां पर आकर क्या बंदे को पूरा का पूरा क्रेडिट अलाउ हो जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इसकी ये नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई है, और इसको भी यहां पर बुलाया गया है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आउटपुट जीएसटी नहीं है, तो हम इसका करस्पॉन्डिंग आईटीसी भी नहीं करके चलेंगे। तो फाइनली वर्डिंग्स आगे निकलकर सप्लाई ऑफ गुड्स लाइंग इन बॉन्डेड वेयरहाउस, जो बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर पड़े हुए थे उनकी अगर हम सप्लाई कर देते हैं उसको भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिसअलाउइंग आईटीसी। राइट बेबी? यस सर। सर वैल्यू क्या ली जाएगी? वैल्यू एट ड्यूटी फ्री शॉप इन अराइवल हॉल। जैसे मान लीजिए इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में आता है और वो ड्यूटी फ्री शॉप पर बेचा जाता है। कस्टम्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि ड्यूटी फ्री शॉप पर जब सामान बेचा जाता है तो वहां टैक्सेस कलेक्ट नहीं किए जाते। हाँ, इवन अराइवल हॉल के अंदर भी आप ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उस वैल्यू के अंदर टैक्स कंपोनेंट शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैगेज का चैप्टर आता है कस्टम्स के अंदर, वो बताता है कि जो आपने सामान बाहर से इंपोर्ट किया है उसमें हम यहां इंडिया में ड्यूटी फ्री शॉप अराइवल हॉल से जो परचेज किया है वो दोनों को क्लब करके तब रेड चैनल से बाहर निकलते हैं,
और दोनों को एक तरह से ट्रीट किया जाता है, यानी कि जो अराइवल हॉल में आपने सामान खरीदा है उसको भी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप इसे भी इंडिया के बाहर से लेकर आए हो। तो जो भी टैक्स टूक्स की बात होनी है वो आपकी रेड चैनल पे करी जाएगी बैगेज के नियमों के मुताबिक, ना कि आपकी ड्यूटी फ्री शॉप पर सेल करते वक्त। ऐसे करके यहां पर मालिक बात बोल दी जाती है। आगे है ब्लॉक्ड क्रेडिट। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया गया है। कंपनीज के ऊपर जिम्मेदारी होती है सीएसआर एक्टिविटीज की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी कंपनी है, कुछ गुड्स वगैरह लेकर आती है और सीएसआर एक्टिविटीज के तहत उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सवाल यही उठता है, जब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो क्या यहां पर आकर ये जीएसटी की बात होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि फ्री सप्लाई सिर्फ 4 सिचुएशंस में ही सप्लाई बन सकती है एज पर शेड्यूल नंबर 1, जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो या डीम्ड लिस्टिंग को दिया गया हो, नंबर 1। नंबर 2, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट किया गया हो जिसके रिस्पेक्ट में आईटीसी लेकर बैठे हुए थे। एंड उसके बाद में आता है अपना लाइक प्रिंसिपल एजेंट एंड देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी। तो चूंकि यहां पर सप्लाई नहीं बनेगी, जीएसटी की बात यहां पर नहीं करी जाएगी और इधर आपका आईटीसी भी ब्लॉक यहां पर कर दिया जाएगा। तो गुड्स यूज्ड इन सीएसआर एक्टिविटीज उसका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। सर मान लीजिए हमने बहुत सारा गुड्स लेकर आए थे, एट दैट टाइम वी डोंट नो कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट इज फॉर सीएसआर एक्टिविटीज एंड एट दैट टाइम वी हैव टेकन द क्रेडिट एज ए होल। सारा क्रेडिट हमने वहां पर बुक कर लिया था एंड लेटर ऑन आउट ऑफ दैट गुड्स हमने से कुछ गुड्स उसमें से सीएसआर एक्टिविटीज में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब क्या होगा? क्या क्रेडिट आपका डिसअलाउ किया जाएगा? जी नहीं, वैसे केस में आपका क्रेडिट डिसअलाउ नहीं होगा, बल्कि आप शेड्यूल 1 के उस लाइन में फॉल कर जाएंगे जहां पर लिखा है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन टेकन, वहां पे फॉल करेंगे और फिर वो आउटपुट साइड में भी सप्लाई बन जाएगा। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो गया यहां पर आकर, ये जो ट्रीटमेंट इधर दिया गया है वो ट्रीटमेंट है जस्ट लाइक सैंपल। एग्रीड और नॉट? कमेंट करके जरूर बताना। जस्ट लाइक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने होते हैं कि आईटीसी पहले से लिया हुआ है तो आउटपुट सप्लाई फिर बन जाएगी आगे चल के, और अगर नहीं लिया है तो फिर तो कुछ कहना नहीं है, आउटपुट जीएसटी भी आपका नहीं जाएगा। सो इफ यू हैव ऑलरेडी नोटिफाइड दैट दिस गुड्स विल बी यूज्ड फॉर सीएसआर एक्टिविटीज, तो डोंट बुक क्रेडिट in your books of account and you are not liable to pay GST on outward supply. But if you don't know कि यार ये CSR एक्टिविटी में जाना है नहीं जाना है, तो पूरा क्रेडिट बुक कर लिया तो फिर आउटपुट साइड में आपको जीएसटी भरना पड़ जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो जस्ट लाइक सैंपल की तरह का ट्रीटमेंट हो जाता है। अब यहां पर एक सर्कुलर भी आया है, लेकिन सर्कुलर से पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसमें आके जो जो चेंजेस हमने अभी डिस्कस किए हैं वो किस तरह से बुक में दिए हुए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपका चैप्टर हो गया ये। इसके अंदर पहली बात ये आ गई, तो जो वर्डिंग्स थी सेक्शन 16 के अंदर, एडेड टू द आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, इन शब्दों को काट दिया गया है और लिख दिया है पेड बाय हिम। इंटरेस्ट वाली बात पहले भी थी और अभी भी है, कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है। दूसरा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं जब हम ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, और ये है आपका इधर आकर ये नई चीज और यहां पर ऐड हो जाती है। सप्लाई ऑफ गुड्स लाइंग इन वेयर हाउस में जो गुड्स पड़ा हुआ है उसकी यहां पे बात करके चल रहे हैं, इसको भी एग्जेम्प्टेड सर्विस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और चूंकि इस पे जीएसटी आपका नहीं होता है तो करस्पॉन्डिंगली आईटीसी भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसे करके। उसके बाद में ये आता है यहां पर कि वैल्यू ऑफ सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 3 के अंदर, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई को, मतलब नेगेटिव लिस्टेड को एग्जेम्प्टेड नहीं माना जाएगा, लेकिन बट फॉलोइंग शैल बी एडेड। ये तो पहले से था ही था अपना, नई चीज यहां पर जुड़ गई है, वैल्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स लाइंग इन कस्टम वेयर हाउस। मैंने उसको अलग से पूरा टेबल में इकट्ठा करके दिया था, लीगल वर्डिंग्स के अंदर आपका ये यहां पर ऐसे करके लिखा हुआ है। और सीएसआर एक्टिविटीज वाला पॉइंट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर ये आ रहा है कि इनका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। किनका? गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज relating to his obligation
अंडर CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगना है उसका ITC आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे गुड्स लग रहा हो या सर्विसेज आपकी लग रही हो वैसे करके। एंड उसके बाद में फिर आगे बढ़े, रूल नंबर 43 आया। 43 की जो एक्सप्लेनेशन है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि एक्सप्लेनेशन यहां पर क्यों कटी है पिछली क्लास में ट्रांसपोर्टेशन वाले कंसेप्ट के दौरान। एंड यहां पर कुछ नया भी ऐड कर दिया गया है, ये एक्सप्लेनेशन न्यूली एडेड है। बोलते हैं द वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन मेंशन्ड इन शेड्यूल 3 जो सप्लाई चैप्टर में है, पैराग्राफ 8 सब पैराग्राफ ए, मतलब कहना क्या चाहते हो वही जो वेयरहाउस गुड्स आपके बेच दिए जाते हैं, वेयरहाउस गुड्स मतलब जो कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर होते हैं, कस्टम एरिया में होते हैं, उनको जो बेचा जाता है, जो सप्लाई नहीं बनते हैं, जो थर्ड शेड्यूल का पार्ट बनते हैं, विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। कितना खुल के बोल रहा है, कह रहे वो वाली ट्रांजैक्शन जिसे कि हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू में ऐड कर रहे हैं सेक्शन 17(3) के मुताबिक, तो बोल रहे हैं कि यहां से शुरू होती है बेसिकली, शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप एट अराइवल टर्मिनल इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उसकी वैल्यूएशन जो ड्यूटी फ्री शॉप से सामान बेचा जा रहा है तो वहां पे इसे हम रख के चलेंगे, उसके हिसाब से देखा जाएगा टू इनकमिंग पैसेंजर्स। एंड उसके बाद अब आते हैं आपके दो सर्कुलर हैं, एक सर्कुलर आपका ये रहा, एक दो भाई साहब 3 पेज का 2.5-3 पेज का सर्कुलर है, ऐसे ही अगला सर्कुलर और भी आपका यहां पर दे रखा है। तो 5-6 पेजेस सर्कुलर के नाम पर ही यहां पर दिए हुए हैं। मैंने इन सर्कुलर को बहुत अच्छे से एनालाइज करके आपकी सेवा में लेकर आए हैं, आपको पसंद आएगा। और ये मेरे भी 2 पेज भरे गए हैं, 3 पेज मेरे भी 3 पेज यहां पर भर गए हैं सर्कुलर को लेकर। आइए देखते हैं। तो सर्कुलर नंबर है 19507/2023। सर्कुलर का नंबर आपको याद रखने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। एक बात बताइए, ये पूरा सर्कुलर ना वारंटी पर बेस्ड है। जैसे कि आप कार खरीद के लाते हैं तो कार के साथ कुछ ओरिजिनल वारंटी आती है ना, हाँ आती है। जैसे कि मान लीजिए आप मारुति की बलिनो कार खरीद रहे हैं या ग्लेंजा खरीद रहे हैं, तो ग्लेंजा में बोलते हैं कि 5 साल और 1 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए वहां तक हम आपको वारंटी देकर चलेंगे। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है गाड़ी के अंदर, टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट निकलता है, तो हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको या तो रिप्लेस करेंगे, ठीक करेंगे, व्हाटएवर जो भी है वो करके देंगे आपको। जब कंपनी ये वारंटी देती है तो ओरिजिनल वारंटी बोलते हैं इसको हम। तो क्या ओरिजिनल वारंटी के नाम पर आपसे कुछ चार्ज किया जाता है कि नहीं व्हेन यू परचेज्ड योर कार? हाँ ना में जवाब दो। हाँ सर, परचेज किया मतलब लिया जाता है। तो अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीद रहे हैं, बिल में ऐसे करके दिखती है आपको, 10 लाख प्लस GST आ गया 28% का, 280 का, 1280 की आपने कार खरीद ली है। जो 10 लाख है ना भाई, इसका बाइफर्केशन कुछ ऐसे करके होता है, 950 की कार हो गई और 50,000 एवरी कार पर उन्होंने लिए हैं ये ओरिजिनल वारंटी के नाम पर, जो छिपे हुए होते हैं। हालांकि एक प्रकार की कंपोजिट सप्लाई बन जाती है, जिसमें कि प्रिंसिपल सप्लाई आपकी कार है तो हम इसको क्लासिफाई करके चलते हैं कार के अंदर ही। राइट, हाँ सर एकदम ठीक है। अब आगे क्या? तो ये जो 50,000 को शामिल करते हुए आप यहां GST भर चुके हैं। आप ओरिजिनल वारंटी के नाम से जो पैसे लिए गए उस पर आप GST भर चुके हैं। अब एक छोटी सी बात मुझे और बताइए, ये जो 50,000 कंपनी ने फिक्स किया है वारंटी के नाम पर, ये रैंडमली ही कुछ भी बोल दिया होगा एवं, या कुछ कैलकुलेशन करी होगी? सर कैलकुलेशन करी होगी, उन्होंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखा होगा, कुछ आगे का अनुमान भी लगाया होगा कि अगर हम 100 कारें बेचते हैं तो उनमें से कितनी कारें वारंटी पीरियड के अंदर हमसे ठीक होने के लिए आती हैं, जहां पर या हमें पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करने पड़ते हैं, और 100 कारों पर हमारी टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या पड़ती है। वो मान लीजिए वो पड़ती है, सपोज करो 50 लाख पड़ती है, 50 लाख की पड़ती है ना, 100 कारों पे पड़ती है 50 लाख की, तो एक कार पे निकाले तो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने यहां पे उड़ा दी, बचा कितना? 50,000। तो 50,000 ईच। तो ऐसे करके इन्होंने देखा
कि ऑन एन एवरेज एक कार के ऊपर 50,000 के पार्ट्स वगैरह हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। अगर 100 कारें बेच दी हैं तो कंपनी ने वारंटी के नाम पर 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए होंगे और 50 लाख पे कंपनी जीएसटी भर चुकी है। कल को अगर कोई पार्ट्स फ्री में रिप्लेस करना पड़ा तो टेल मी प्लीज, क्या वाकई में कंपनी फ्री में दे रही है? जी नहीं, कंपनी ने आपसे एवरेज करके उसके पैसे शुरू में ही आपसे ले लिए हैं। फ्री में कोई कुछ ना देता भाई साहब। फ्री में तो लोग अपने आंसू भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना, आंसू भी वहां दिए जाते हैं जहां से कुछ मिलने की उम्मीद होती है। तो ये कंपनी फ्री में कैसे दे सकती है? कुछ नहीं मिलता फ्री में, दिखावा होता है फ्री का बस। अब यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कल को मान लो कार का एसी खराब हुआ और कंपनी ने, टाटा की कार थी, अभी तो मारुति की, अरे टाटा मान लो, क्या दिक्कत है, टाटा पंच मान लो, तो टाटा की कार थी, तो टाटा ने एसी खरीदा बाजार से और फ्री रिप्लेसमेंट में लगा दिया। पहला क्वेश्चन, क्या इस फ्री रिप्लेसमेंट जो किया गया है, फ्री सप्लाई जो गई है, इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी वारंटी चार्जेस के नाम से ले चुके हैं और उस पर जीएसटी भर चुके हैं। हम दिल दे चुके सनम, हम जीएसटी भर चुके सनम, हम भर चुके हैं, अब नहीं भरेंगे। कंपनी ने ये जो एसी खरीदा टाटा ने, इसका से आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? आउटपुट पे जीएसटी दिख नहीं रहा है, लेकिन आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर आईटीसी तो मिलेगा। भले ही मुझे आज ये दिख रहा है कि जीएसटी नहीं जा रहा, वो जीएसटी इसलिए नहीं जा रहा कि एग्जेम्प्ट कर दिया है, जीएसटी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी भरा जा चुका है, वारंटी चार्जेस के ऊपर भरा जा चुका है। कोई फ्री ट्रांजैक्शन नहीं है, प्रैक्टिकली दिख रही है आज फ्री, पैसे तो पहले ले चुके हैं। तो इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी जब जा चुका है ऑलरेडी, तो कंपनी को इसका क्रेडिट भी मिल जाना चाहिए। तो इस चीज को दिमाग में रख के चलना है। हाउएवर एट द एंड मैंने क्रक्स भी लिख दिया है, नो आउटपुट जीएसटी ऑन रिप्लेस्ड पार्ट एज टाटा हैज ऑलरेडी पेड इन फॉर्म ऑफ वारंटी चार्जेस। ठीक है। दूसरा, एंड टाटा इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी रिलेटेड टू रिप्लेस्ड पार्ट बिकॉज इसका जो जीएसटी है, जीएसटी ऑन एसी ऑलरेडी भरा जा चुका है, भरा जा चुका है। तो फाइनल कॉल, आउटपुट रिप्लेस्ड पार्ट पर आउटपुट जीएसटी नहीं होगा, लेकिन आईटीसी पक्का मिलेगा। इन दो एलिमेंट को थाम के रखना। क्या बोला? आउटपुट पर जीएसटी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी दे चुके, और इधर इनपुट का आईटीसी मिल, जो रिप्लेस्ड पार्ट है उसका आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी आईटीसी भरा जा चुका है। ठीक, यस सर। अब यहां सर्कुलर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बना बनाकर बात को समझाया है। हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। टाटा ने, अब टाटा एसी तो खुद नहीं बनाती, बाहर से लेती है एसी, एसी खरीदा, ठीक है जी, और वो फ्री रिप्लेसमेंट में लगा दिया अंडर वारंटी चार्जेस। क्या यहां पर आकर अब जीएसटी लगाया जाएगा? वैल्यू कैली कंसीडरेशन क्या था? निल था। क्या जीएसटी की बात होगी? नहीं, कंसीडरेशन ऑलरेडी लिया जा चुका है, एस्टिमेटेड वारंटी चार्जेस के रूप में जीएसटी ऑलरेडी भरा जा चुका है। ठीक है जी। क्या यहां आईटीसी मिल जाएगा? यस, यही तो सीखा है, आउटपुट पर जीएसटी अभी दिखेगा नहीं, लेकिन आईटीसी पक्का मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार प्रैक्टिकली ये काम ऑथराइज्ड डीलर के माध्यम से किया जाता है। अब टाटा ने एक एसी खरीदा, कार रिप्लेस कराने के लिए आई अपना एसी ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन पर या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आती है। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ने टाटा को बोला कि भाई साहब, आपने वो वारंटी के पैसे रखे हुए हैं, कार आई है, कह रहा फ्री एसी पड़ना चाहिए, कंपनी वारंटी दी है, एसी भेजो। तो कंपनी यहां फ्री में
एक एसी सप्लाई कर देती है टू द डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर आगे फ्री में कार में एसी को लगा देता है। पहला प्रश्न, क्या आउटपुट साइड में जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, ना तो यहां होगी ना आगे होगी। आउटपुट साइड में जीएसटी की बात होगी ही नहीं। दूसरा, क्या टाटा को इसका आईटीसी मिलेगा? यस, डेफिनेटली मिल जाएगा। बात अभी भी है, मैं अभी भी अपने क्रक्स पर टिका हुआ हूं। अगला सीन अगला सीन यह है, कार में एसी खराब हुआ और कार आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में या ऑथराइज सर्विस स्टेशन पर आती है। ऑथराइज सर्विस स्टेशन वाला कॉल करता है टाटा कंपनी को कि साहब एसी भेजो। टाटा कहती है अभी हमारे स्टॉक में नहीं है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, अभी हम भेज भी नहीं सकते हैं। एक काम करो, तुम एसी लोकल से परचेज कर लो और हमें बिलिंग कर देना, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं बाजार से लेना पड़ता है ये, तो तुम ही हमें बिलिंग कर देना, तुम बाहर से खरीद लो। इन्होंने एसी बाहर से मार्केट से खरीदा। जब मार्केट से खरीदा होगा तो मार्केट वाले ने डिस्ट्रीब्यूटर को तो जीएसटी लगा कर दिया होगा, बिल्कुल लगा कर दिया होगा, और फिर इसने आगे यहां पर बिलिंग कर दी टाटा को। तो जितने की बिलिंग पीछे से आई थी उतने की बिलिंग इन्होंने आगे कर दी। 10,000 प्लस 1800, 10,000 प्लस 1800 यानी 11,800, 11,800। जब 11,800 यहां पर आएगा तो आउटपुट जीएसटी बना 1,800 रुपए का। इसको ये वाले 1,800 का आईटीसी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, क्योंकि इसको तो न्यूट्रलाइज करना है ना। इससे क्या मतलब, बेचारे कोई तो बस बीच में कड़ी के रूप में आ रहा है। तो जितने का आईटीसी मिला उतने का इसके आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बन गई। ये चीज अपनी न्यूट्रलाइज हो गई यहां पर आकर। अब जब बिल पहुंचेगा टाटा के पास में तो ये 1,800 रुपए का टाटा क्रेडिट ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी? बाजार से डायरेक्ट टाटा लेकर आती तो आईटीसी मिल रहा था ना, यहां पर भी आईटीसी इसको अवेलेबल हो जाएगा और इधर आउटपुट साइड में जीएसटी की बात नहीं होगी। तो क्या देखा, जरा दो पे ही नजर डालना, इसको देखो इसको देखो। आउटपुट जीएसटी है नहीं और टाटा को अपना आईटीसी मिलकर रहेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आया था उसको हमने न्यूट्रलाइज यहां पर कर दिया है। जब ऑब्जेक्टिव और टारगेट आपके पास में है तो केस कैसा भी बन जाए। ठीक है जी, आगे सुनो जरा। डिस्ट्रीब्यूटर ने टाटा से ऐसे ही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में 4 एसी परचेज किए थे, क्योंकि इनके पास वैसे भी तो आते हैं जो बिना वारंटी वाले आते हैं। 4 एसी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीद रखे थे, पहले से स्टॉक में पड़े हुए थे। ठीक है, टाटा ने बिलिंग कर रखी थी 10,000 इंटू 4 इंटू इतना इतना। टाटा इस पर तो जीएसटी भरेगा ना। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि फ्री वारंटी रिप्लेसमेंट के लिए दिए हैं, ये तो बेचे हैं टाटा ने, क्योंकि ऑथराइज डीलर बाकी गाड़ियों में भी तो एसी लगाता है ना बाबू मेरे, बेच दिए। ठीक है जी। अब अचानक से आ जाती एक वो कार जो वारंटी में थी, जिसमें फ्री रिप्लेसमेंट था। अब यहां पर आकर बात क्या होगी, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसने कॉल लगाया टाटा को कि टाटा भाई आप वारंटी के पैसे ले चुके हो, गाड़ी आई है वारंटी वाली, एसी भेजो। तो टाटा अब हो सकता है एक एसी और भेजे, एसी फ्री में आएगा, यहां पर आकर फ्री में बदला जाएगा, उसके पैसे तो टाटा डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेगी। ठीक, अच्छा, तो टाटा ने कहा काम करो भाई, हमने जो तुम्हें 4 बेचे थे ना उन्हीं में से एक लगा दो, पैसे तुम्हें हम दे देंगे, पैसे तुम्हें हम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। तो जो 4 थे उसी अपने स्टॉक में से इन्होंने यहां पर ये लगा दिए, मालिक आउट ऑफ 4 में से एक लगा दिया, तो इस पर तो जीएसटी नहीं आएगा। अब टाटा ने कहा था पैसे हम दे देंगे, तो टाटा को बिलिंग करेगा। इवन बिलिंग क्या करे, क्रेडिट नोट डाल दे एक एसी का, क्योंकि बिलिंग तो वहां से हो रखी थी, है ना। तो इसे क्रेडिट नोट डाल दिया और इतने का, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका 7200 को आईटीसी था, और जो एक यहां से क्रेडिट नोट जारी हो गया तो इसके दम पर इसका आईटीसी रिड्यूस हो जाएगा। आईटीसी रिड्यूस बाई 1,800 रुपए। तो प्रैक्टिकली इसको तो आईटीसी मिला ही नहीं, उतने का ये आईटीसी था, उतने की आउटपुट लायबिलिटी क्रिएट हो गई। यहां पर देखा जाए तो एक तरीके से मतलब अल्टीमेट खत्म हो गया ना, वो उसका इफेक्ट खत्म हो गया, और यहां पर आकर ये अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। मतलब आप इस चीज को ऐसे मान के चलें जैसे कि 3 एसी शुरू में बेचे गए थे और एक फ्री में आया है, ऐसे मान लीजिए आप इसको, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। ऐसे मानो स्टार्ट में 4 नहीं 3 एसी आए थे और अब एक फ्री आया है, ऐसे ट्रीट करके देखो जरा। इसकी जो आउटपुट लायबिलिटी बनेगी वो 4 की बन रही थी 7,200 रुपए, लेकिन क्रेडिट नोट आ गया, एक इनवॉइस कैंसिल हो गया, एक एसी की डील कैंसिल हो गई, तो आउटपुट लायबिलिटी सिर्फ 3 की रह जाएगी। सो एक की आउटपुट लायबिलिटी यहां पर घटा दी जाएगी, वैसे करके। अच्छा, यहां पर जो टाटा एसी खरीद कर लाई थी, ये भी तो खरीद कर लाई होगी ना, इसे आईटीसी 4 का ले लिया होगा ना। हाँ, आईटीसी 4 एसी का क्लेम कर लिया होगा, और वो तो इसके पास में रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लायबिलिटी जो बनेगी वो 3 पर बनेगी।
क्या हमने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया? हाँ सर, इसको भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसने जैसे क्रेडिट नोट इशू यहां पर किया तो इसकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी एक तरह से बन गई 1800 रुपए की, और वैसे करके यहां पर करस्पॉन्डिंगली इसका अपना जो आईटीसी है वो यहां पर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, क्रेडिट नोट के दम पर ये अपना आईटीसी रिड्यूस, इसका आईटीसी रिड्यूस होगा, उसका लायबिलिटी रिड्यूस होगी, तो इफेक्ट खत्म यहां पर हो जाता है वैसे करके। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे क्या है कि यहां पर एक एसी फ्री में टाटा ने दे दिया, उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने कार में एसी डाल दिया, वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टाटा ने जो एक खरीद के लाई थी एसी, इस एसी का आईटीसी टाटा को मिलेगा, हाँ वो तो मिलेगा, तो बात पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक नई चीज और निकल के सामने आई। नई चीज क्या है? नई ये थी कि इसके अपने कुछ लेबर चार्जेस लगे थे। टाटा ने कमिटमेंट किया था इस बंदे को, कार ओनर को, कि हम आपसे एक पैसा भी नहीं लेंगे, वारंटी का मतलब वारंटी होता है। तो जो पार्ट्स था वो तो दे दिया, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने अपनी यहां पर जो लेबर लगाई है, अपनी जो लेबर लगाई है, उसका बिल रेज करेगा टाटा को? नहीं करेगा, नॉर्मल कोर्स में करेगा। ये अपना बिल रेज करके चलेगा, जो भी 2000 का बिल या 4000 का बिल आ रहा है, और उस पर जीएसटी भर के चलेगा, और इसको आईटीसी मिलेगा टाटा को इस लेबर के बिल पर। ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गई। आईटीसी भी यहां पर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये सर्विस इसकी है, ना कि टाटा की सर्विस है, वैसे करके मालिक यहां पर बोल दिया जाता है। फाइनल क्रक्स, 6-7 केस पढ़ने की बजाय आप ये देखो कि जो भी घटना घटित हुई है, जो भी रिप्लेस्ड पार्ट है, आउटपुट साइड में जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज पहले दे चुके हैं, लेकिन आईटीसी यहां पर टाटा को अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट अबाउट एक्सटेंडेड वारंटी? जब आप कार खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां आपको ओरिजिनल वारंटी तो मैंडेटरी होती कंपलसरी होती है, इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल वारंटी के साथ एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑफर दिया जाता है, विच इज ऑप्शनल। आप ऑफर ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। कार की खरीदारी के साथ भी ले सकते हैं या फिर बाद में भी ले सकते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एलआईसी ऐसे ही एक्सटेंडेड वारंटी है, कार के साथ भी या कार के बाद भी। अगर कार के साथ ही एक्सटेंडेड वारंटी ली है, फिर तो बन गई है कंपोजिट सप्लाई, जिसमें कि आपकी जो कार इज द प्रिंसिपल, सो फिर कार ही पी जाएगी एक्सटेंडेड वारंटी के पैसों को, और प्रिंसिपल सप्लाई कार के अंदर ही हम इसे क्लासिफाई अपना करके चलेंगे एक्सटेंडेड वारंटी के अमाउंट को भी। जैसे मान लीजिए कार थी आपकी 12 लाख रुपए की, और एक्सटेंडेड वारंटी के नाम से लिए गए थे आपसे 8,000 रुपए, तो ये बन जाएगा 12,08,000 रुपए। अब ये वैल्यू ऑफ कार यहां पर कंसीडर करी जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। लेकिन अगर आप वारंटी को लेटर स्टेज पर लेते हैं तो कार की तो ऑलरेडी बिलिंग हो चुकी होगी, कार पर जीएसटी ऑलरेडी भरा जा चुका है। 2 महीने बाद आप आए कि भाई मुझे तो एक्सटेंड वारंटी चाहिए, फिर तो वो स्टैंड अलोन सप्लाई की जा रही है, फिर एक्सटेंडेड वारंटी पर एज ए सर्विस वहां अपना नॉर्मल तरीके से जीएसटी भरना पड़ जाएगा। तो ये थी कुछ शोरूम, टाटा, कार वगैरह, इन सब की बातें थी। यही आपकी तमाम बातें यहां सर्कुलर के अंदर साहब लिखी हुई हैं। आप चाहे भरोसा ना हो तो पढ़कर देख सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन आंसर थे, सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए यहां पर किए हैं, थोड़ा सा तमीज और तरीके से विद क्रक्स ये किया है। छठवां ये सारी चीजें कर दी हैं। ठीक है, यस सर। अगला सर्कुलर है कुछ एक हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, और यहां भी कुछ एक क्वेश्चन आंसरिंग ही आपसे करी जा रही है। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं इसके अंदर आकर। इसमें बोलता है सर्कुलर है, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का सीन है। जब भी हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस की बात होती है तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। तो हमने यहां ये जो संबंध है इनके बीच का, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का, तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है एक्सटर्नली जनरेटेड सर्विसेज, एक होती है इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। एक्सटर्नली जनरेटेड सर्विस में क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी होती है, मान लीजिए निम्बस सिक्योरिटीज है। हेड ऑफिस ने उसको बोला कि भाई एक काम करो, आप हमें और हमारी ब्रांचेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए, बिलिंग हमारे नाम पर कर देना। सिक्योरिटी का बिल यहां पे कर दिया जाता है और शिप टू यहां पे कर देते हैं। कुछ गार्ड हेड ऑफिस भी जा रहे हैं और कुछ अपने ब्रांच ऑफिस में भी जा रहे होते हैं। एक्चुअल में शिप टू यहां हुआ है और बिल टू हुआ है हेड ऑफिस के नाम पे। अब हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस अपने एंड से इनको बिल टू यहां पर कर देगा। सवाल यह उठता है, क्या यह नॉर्मल कोर्स में नहीं हो सकता? क्या इस सिचुएशन में हेड ऑफिस को एज आईएसडी रजिस्ट्रेशन जो एडिशनल होता है
क्या वो लेना जरूरी है? इज इट कंपल्सरी? इस काम के लिए इनके पास बिलिंग आई, इन्होंने आगे बिलिंग कर दी, इस काम के लिए आईएसडी रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? विदाउट दैट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिचुएशन में आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। आईएसडी का रजिस्ट्रेशन है ना हमारे लिए तब जरूरी हो जाएगा जब हमें ये जो पीछे से जीएसटी लग के आया है, अगर इस जीएसटी की हमें यहां पर आकर फॉर्म चेंज करनी पड़ जाती है, तो कभी कभी हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी को आईजीएसटी के रूप में तब्दील करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता, बिकॉज कभी कभी क्रेडिट बुक नहीं हो पाता, टेक्निकल ग्लिच आ जाती है। जैसे अभी एक आईबीएस मैंने पीछे कराई है, आईबीएस आपका जो अगला पेपर है उसमें केस स्टडी कराई है, उसमें भी एक क्वेश्चन था जहां पर कि टेक्निकल ग्लिच आ रहा था क्रेडिट बुक करने में। तो ऐसे ग्लिचेस को दूर करने के लिए आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले लिया जाता है, जहां पर आकर जीएसटी की फॉर्म जो है वो चेंज करने की पावर मिल जाती है। तो अगर आपको चेंज करना है तो आईएसडी रजिस्ट्रेशन लीजिए, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है वेदर मैंडेटरी नीड टू फॉलो आईएसडी मैकेनिज्म, द आंसर इज नो, इट इज ऑप्शनल। वी नीड टू कन्वर्ट क्रेडिट देन फॉलो, अदरवाइज नो नीड, ऐसे करके बोल देते हैं। उसके बाद ये है कुछ एक इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज कि हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच ऑफिस के लिए कुछ बिलिंग करी। जैसे मान लीजिए तमाम प्रकार की ब्रांच ऑफिस का जो अकाउंटिंग वर्क है वो सब हेड ऑफिस में होता है। हेड ऑफिस ने 2 सीए और 4 अकाउंटेंट को बिठा रखा है जो सारा का सारा अकाउंटिंग वर्क करके चलते हैं। क्या हेड ऑफिस इसके लिए अपनी ब्रांचेस से रिकवरी नहीं करेगा? डेफिनेटली करके चलेगा। तो यहां पर वो बिलिंग कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, अपनी मर्जी की बात है। वो भी वही हेड ऑफिस साहब अपने ही तो है भाई, तो सेंट्रलाइज उनकी अकाउंटिंग करवा रखी है उन्होंने, क्या दिक्कत है? तो यहां पर आकर बात ये निकल के आई कि देखा जाए तो ये जो लोग हैं आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। हाँ बोलो हाँ एक ही पेन पर 2 अलग अलग प्रोमाइसेस यहां पर निकल कर आ रहे हैं, ठीक। और इसमें आपको ये बिल टू नहीं कर रहे थे और ये सप्लाई इनको यहां फ्री में दी जा रही थी। आप भी अगर जनरली अपना ऐसा कुछ काम करेंगे तो आप भी कुछ लेन देन नहीं करेंगे। मेरी कंपनी के 3-4 मेरी ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस का यहाँ दिल्ली गाजियाबाद के अंदर है और 2-3 इसकी ब्रांच ऑफिस और स्टेट में भी हैं। अकाउंटेंट बैठा रखा, सारे जो हैं जहाँ जहाँ मेरी ब्रांचेस हैं उन सबका इकट्ठा वो हिसाब किताब रख के चलता। अलग 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 जगहों पर थोड़ा अकाउंटेंट बैठाऊंगा, एक अकाउंटेंट से सारा काम हो जाता है। तो क्या मैं अपनी दूसरी यूनिट से प्रमाइसेस से पैसे लूं कि मेरे अकाउंटेंट के पैसे दे? अरे वो भी देने वाला मैं, लेने वाला मैं। तो इन जनरल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यही देखने में आता है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, ये फ्री यहां पर दिया जाता है। लेकिन चूंकि आपस में डीम डिस्टिंक्ट हैं और डीम डिस्टिंक्ट के बीच में अगर कुछ फ्री में होता है तो उसे शेड्यूल नंबर 1 के मुताबिक सप्लाई बना दिया जाता है। मोर ओवर वैल्यूएशन पर्पज के लिए रूल नंबर 28 यहां आ जाता है जो बोलता है ओपन मार्केट प्राइस पर इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। लेकिन ठहरिए, ओपन मार्केट प्राइस से पहले एक और चीज बोली जाती है कि जो रेसिपिएंट है अगर वो यहां पर 100% आईटीसी अपना क्लेम कर पा रहा है, अगर वो 100% आईटीसी क्लेम कर पा रहा होता है तो रूल नंबर 28 के मुताबिक जो वैल्यू है वो आपकी निल भी ली जा सकती है, मन मर्जी वैल्यू यहां पर ली जा सकती है। अगर मैं कहता हूं कि निल वैल्यू पर बिलिंग कर दो, ठीक है जी, मैं बिलिंग कर रहा हूं जिसमें वैल्यू में दिखाता हूं निल करके, जीएसटी दिखाता हूं ऑब्वियस सी बात है निल करके। क्या ऐसे बिलिंग के लिए डिपार्टमेंट तड़पेगा कि बिलिंग क्यों ना करी, हाय हाय रे बिलिंग क्यों ना करी? तो प्रैक्टिकली ये सिर्फ प्लेन पेपर है, फिगर्स तो इसमें है ही नहीं, ये सिर्फ प्लेन पेपर, कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। तो क्या इश्यू करना कागज जरूरी है? द आंसर इज नो, यही कह रहा है यहां पर सर्कुलर कि ऐसे मामले के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के लिए बिलिंग इशू करना कोई जरूरी नहीं है। सपोज लिखा है यहां पर ऑल अकाउंटिंग वर्क ऑफ ऑल ब्रांचेस डन एट हेड ऑफिस whether HO is required to issue invoice for this internally generated service, the answer is no, as if invoice issued value will be taken under section 28 डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है विच में बी नील और जीएसटी भी आ जाएगा यहां पर आकर नील। तो ऐसे नील को क्या करोगे, नील ही कर दीजिए। तो ये आपको बिलिंग भी यहां पर करने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। यही बताया गया है आपके अगले सर्कुलर के अंदर जिसमें ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस की चर्चा मालिक करी हुई है, ऐसे करके बोल देते हैं। उसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर और जिसका नाम है सर जी रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर
सेक्शन 29 रेड विद रूल्स के अंदर हम बात करते हैं और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर एक छोटी सी बात लिखी गई है। हम जानते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन होता है कई सारी मुद्दों पर आकर कैंसिल किया जा सकता है। कई सारे कारण एसएससी के एंड पर हो सकते हैं, वो एप्लीकेशन दे सकता है कैंसिल करवाने के लिए, और कई सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि जहां पर ऑफिसर को राइट होता है कि वो पहले आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करेगा, उसके बाद कैंसिल कर देगा। तो जो ऑफिसर के राइट्स हैं उसी में एक राइट और ऐड किया गया है कि अगर जो एप्लीकेंट है, जो टैक्स पेयर है, वो अपनी बैंक डिटेल रूल नंबर 10A के मुताबिक स्पेसिफाइड टाइम में अगर नहीं देता है तो रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करके फिर बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा। चक्कर क्या है कि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां इनिशियली हम बैंक डिटेल नहीं डालते हैं, इवन डाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जब बैंक में जाते हैं तो बैंक कहता है जीएसटी सर्टिफिकेट लाइए, तो पहले यहां से जीएसटी सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसके बेस पे करंट अकाउंट खुलवाते हैं और फिर 30 डेज के भीतर भीतर, पहले 45 हुआ करता था, 30 डेज के भीतर भीतर वो बैंक डिटेल्स हमें देनी होती हैं, अपडेट करनी होती हैं जीएसटी पोर्टल पर आकर। अगर हम उसे अपडेट नहीं करते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन नया नवेला था सस्पेंड करके कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसमें एक और बात ऐड करी गई कि मान लीजिए मैंने 30 दिन में अपनी डिटेल्स अपडेट नहीं करी बैंक की और मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सस्पेंशन के दौरान इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, थोड़ी सुनवाई होती, सुनवाई के बाद कैंसिलेशन होता है। अगर सुनवाई चल रही थी तो मैंने चुपचाप बैंक डिटेल्स देने की, भाई साहब थोड़ा लेट हो गया, पढ़ लीजिए। जब मैं बैंक डिटेल ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड दे देता हूं तो बताइए ऐसे में क्या रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, या फिर सस्पेंशन ऑर्डर को वापस ले लिया जाएगा? क्या होना चाहिए? भाई जिस वजह से आपने सस्पेंशन डाला था वो वजह, वो कमी उसने पूरी कर दी है, अब आगे लड़ाई लड़ने से क्या फायदा है? एक काम करो, आगे की बात छोड़ो और जो सस्पेंशन ऑर्डर आपने डाल रखा था उससे विड्रॉ कर लो, नया नवेला हमारा रजिस्ट्रेशन है, जरा रहम करिए हमारे ऊपर। लिखा है registration may be cancelled by officer due to various reasons. Now one more ground added where the person not to fulfill the requirement of rule 10A, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट आई है इस बार। furnishing of bank detail, then officer may first suspend the registration and after inquiry may cancel the registration. However, if the same person before cancellation of RC submit कर देता है bank details, then suspension order shall be withdrawn. टन टन टन। तो डर बनाया गया, खौफ बनाया गया कि बैंक डिटेल अब पक्का पक्का यहां दे दो, क्योंकि पहले बड़ा नाटक हुआ करता था। थोड़ा और पहले जाते हैं हम, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही बैंक डिटेल मांगी जाती थी। अब जीएसटी वालों से मैं बोलता था कि भाई साहब वो बैंक का खाता नहीं खोल रहे हैं, कह रहे हैं पहले जीएसटी सर्टिफिकेट लेकर आइए। तो जीएसटी वाले कहते कि नहीं मुझे तो बैंक खाता पहले चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन करने दूंगा। फिर मैं बैंक के पास जाता था, बैंक जी आप खाता खोल के दोगे तो मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, और कर नहीं मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो लोगों ने इसका क्या तोड़ निकाला कि पहले अपना कोई सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट जो था उसको अपडेट कर दिया करते थे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते थे, फिर करंट अकाउंट खुलवाते थे और फिर उस बैंक अकाउंट को रिप्लेस करते थे। तो बिना बात की एक अनएथिकल प्रैक्टिस चल रही थी। तो सरकार ने कहा कि ठीक है हम ही झुक जाते हैं और हम आपको बिना बैंक डिटेल के ही रजिस्ट्रेशन करने देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के 30 डेज के भीतर भीतर आप आके अपना अकाउंट खाता खुलवा के यहां पर अपडेट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, आगे है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसको वापस जिंदा किया जा सकता है, रिवोकेशन किया जा सकता है कैंसिलेशन का। समय सीमा हुआ करती थी ओरिजिनल टाइम 30 डेज, उसके बाद फिर 30 डेज, फिर 30 डेज, कुल मिलाकर 90 दिनों का समय दिया जा सकता था। अब उन्होंने क्या किया है, इकट्ठे ही 90 दिन दे दिए और साथ में 180 दिनों का एक्सटेंशन यहां पर और दे दिया है, ऐसे करके मालिक। ठीक है, यस सर। तो इस पर बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है ये लिमिट। बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, फर्जी लोग रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से ले जाते हैं। इन चीजों को रोकने के लिए
सरकार पता नहीं क्या क्या करती रहती, क्या क्या करना पड़ता है, चोर सिपाही वाला खेल खेलते रहना पड़ता है लगातार। तो सरकार ने कहा कि आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ हम अंगूठा भी लगवाएंगे तुम्हारा आकर, ताकि बिल्कुल पहचान हो सके, यस ये आधार भी फर्जी नहीं है, ये आधार भी तुम्हारा ही और तुम ही ये हो, ठीक है। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की शुरुआत हुई है। पहले शुरुआत हुई ये गुजरात से हुई है, अब इसमें ये और ऐड कर दिया गया है, पांडिचेरी भी यहां पर ऐड कर दिया गया है। राधे राधे, ठीक है जी। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस, इसको रीड्राफ्ट किया गया है, हालांकि ज्यादा बदलाव नहीं है, बस एआई का इंटीग्रेशन किया है। मतलब ये देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन जो प्रीमाइसेस की होती है वो कब और कैसे हो सकती है। पहली चीजें बिखरे हुए तरीके से लिखी हुई थी, उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा गया है। रजिस्ट्रेशन अगर एक शादी है, रजिस्ट्रेशन अगर एक शादी है तो फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है, घर जाकर देखना। एक तो शादी होती है ना, ऑनलाइन शादी हो गई भाई साहब, कि तू वहां में यहां जिंदगी है कहां, तो जिंदगी वहीं बना ली ऑनलाइन। एक होता है कि भाई अगर कुछ डाउट है, कुछ समस्या है, तो जाकर देखिए, मौके पर जाइए, फिजिकली वेरीफाई कीजिएगा। तो बिफोर रजिस्ट्रेशन भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है और आफ्टर वेरिफिकेशन भी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन कब जरूरी हो जाता है? ग्राउंड नंबर 1, जब आपने रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आधार का ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन नहीं चुना, आपने खुद चुना कि ऑफलाइन आइए, ऑफिस आइए मेरे, चाय वाय पिलवाऊंगा, मैं आधार को ऑनलाइन ऑथेंटिकेट नहीं करवा रहा हूं, तो वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेट हो जाता है। दूसरी बात, आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया था कि यस मैं करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब लिंक आता है आधार सेंटर से तो वो लिंक पर आपका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो नहीं सका। तो जिन्होंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन चूज ही नहीं किया था, या जिनको चूज तो किया बट फेल हो गया, दोनों अल्टीमेट एक ही जैसे हो गए ना, तो यहां पर भी आपका ये फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। सजेस्टेड बाय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लगा रखे सरकार ने, वो कहता है कि जा 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 कुछ यहां जाके देखो, यहां जाके देखो, यहां जाके देखो, वो बताता रहता है, अनेक अनेक कारणों से बताता रहता है वो। तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। या किसी कारण से अधिकारी को लगता है कि यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन को चुना, ऑनलाइन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो भी गई, लेकिन अधिकारी ने देखा कि यार जो एड्रेस यहां पे बता रखा है, मैं भी तो वहीं रहता हूं उसी गली में, और जो ये नंबर बता रखा है प्रीमाइसेस का, वहां तो प्रैक्टिकली कोई प्रीमाइसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो खाली प्लॉट है, वहां कौन सा ऑफिस लेके बैठा है ये। तो अधिकारी का डाउट आया, अधिकारी ने सजेस्ट किया कि नहीं, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो 4 सिचुएशंस आ गई। आधार ऑप्ट नहीं किया ऑनलाइन वाला, आधार ऑनलाइन ऑप्ट किया बट फेल्ड, एआई सजेस्ट करे या ऑफिसर सजेस्ट करे, इन चारों सिचुएशंस में करा दिया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या शादी के बाद भी, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल है? ओ यस 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 यस, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एआई सजेस्ट करता है या फिर ऑफिसर को लगता है कि यार यहां पर दया कुछ तो गड़बड़ है, तो वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए जा सकते हैं। जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो बातचीत होती है, बैठते हैं, सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फोटोवा भी खींचते हैं कि ये प्रीमाइसेस था, ये बोर्ड लगा हुआ था, लाइक दैट एंड ऑल। तो कागज पत्थर चेक करेंगे और सारा तफ्तीश करके ले जाएंगे, वहां से फोटो भी खींच के ले जाएंगे, और अपनी जो भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसे जीएसटी पोर्टल पर वो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए समय सीमा क्या है? अगर रजिस्ट्रेशन पहले से ले रखा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो 15 दिन के भीतर भीतर जीएसटी पोर्टल पर अपडेट कर दीजिएगा। और अगर माय डियर अभी नया रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो, यानी बिफोर रजिस्ट्रेशन ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, तो ध्यान दीजिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तब ही मिलेगा जब फिजिकल वेरिफिकेशन ओके हो गया होगा, उसकी पिक्चर विक्चर पोर्टल पर अपलोड हो गई होंगी, उसके बाद ही यहां पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा। और ऑब्वियस भी है, हमने क्राइस लिया था वो, तो यहां बोलते हैं 5 days इन एडवांस, मतलब वहां तो थे, दैट इज बोल सकता हूं
+15 दिन, +15 दिन, और यहां पर है -5 डेज। ये -5 डेज का मतलब क्या सर जी? रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से कम 5 दिन पहले आपका ये अपडेट हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने की समय सीमा क्या होती है? यहां पर 30 डेज। अगर आपका यहां पर पीवीआर हुआ है, पीवीआर आपने पार्ट बी सबमिट कर दिया था, यहां फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, 30 डेज के भीतर भीतर आरसी देनी होती है, तो इसका मतलब 25वें दिन तक आपका ये हो जाना चाहिए। साधारण भाषा में बोलूं तो -5 डेज, आरसी से 5 दिन पहले पहले ही हो जाए। आप पहले दिन करो, यहां कर दो, 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 1 से लेके 25 दिन तक आप जब मर्जी कर दीजिए, लेकिन 25 से लेट मत करना, क्योंकि 30 तारीख को मैक्सिमम यानी कि लास्ट डेट होती है आरसी इश्यूएंस की। राइट बेबी? यस सर। तो ये था फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर बात। एक और यहां फिजिकल वेरिफिकेशन में बात ऐड करी गई है, वो क्या कि पहले फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान एप्लीकेंट का, उस बंदे का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी था। तो उसमें दिक्कतें क्या आ रही थी? अधिकारी बोलता था भाई फिजिकली वेरीफाई करने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहा भाई साहब आज तो मैं नहीं हूं, आज तो कलकत्ता गया हूं, मैं 4 दिन बाद आऊंगा। ठीक है, 4 दिन बाद अधिकारी ने फिर फोन किया कि भाई साहब फिजिकल वेरीफाई करने के लिए आ रहे हैं, कागज पत्तर लेकर मिलना प्रमाइस पे। ओ भाई साहब आज तो बड़ी दिक्कत हो गई, आज तो घटना घटित हो गई, आज तो कोई मोहल्ले पड़ोस में डेथ हो गई, मैं तो आज उसमें वहां जा रहा हूँ, गढ़गंगा जा रहा हूं मैं तो आज। अबे क्या तमाशा है ये? तो लॉ मेकर ने यहां पर नियम बना दिया, ड्यूरिंग पीवीआर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को हो या एप्लीकेंट, यहां एक चीज लिखना एप्लीकेंट, क्योंकि जो बिफोर रजिस्ट्रेशन बंदा रजिस्टर्ड नहीं होता है, या एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड पर्सन का वहां होना जरूरी नहीं होता है। ठीक, मत हो, कोई दिक्कत नहीं, हम खुद कर ले जाएंगे अपने आप आके। ठीक है, ऐसे करके आगे है रूल 10A, जिसमें मैंने कहा था माइनर सा चेंज उसमें आया है। ये रूल 10A तभी लगता है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं विदाउट योर बैंक डिटेल्स, एंड रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप यहां पर 30 डेज के भीतर भीतर अपना ये आरसी मिलने के 30 दिन के भीतर भीतर मालिक बैंक डिटेल्स आपको अपडेट करनी होती है। पहले ये 45 डेज हुआ करती थी, लेकिन उसे काट कर अब और लिमिट कर दिया गया, 30 डेज बहुत होते हैं खाता खुलवा के सबमिट करने के। साथ में एक पैरामीटर और है, बिफोर फर्निशिंग ऑफ GSTR 1, GSTR 1 फर्निश करने से पहले या 30 डेज ऑफ आरसी जो भी आपका आ रहा हो, यानी ये कहना चाहता हूं मैं कि इट मीन्स ये हो गया कि बैंक डिटेल के बाद ही GSTR 1 फर्निश हो सकता है, फर्निश हो सकता है। बैंक डिटेल अपडेट करने के बाद ही GSTR 1 फर्निश आपको किया जा सकता है। मान लो आप इन 30 डेज के भीतर भीतर जो आ रहे हैं, आप 25वें 26वें दिन GSTR 1 अपना फाइल करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर सकते। यू विल हैव टू फर्निश द बैंक डिटेल बिफोर GSTR 1। ये बात पुरानी भी थी, बस इतना अंतर आया कि ये यहां पे लाइक 45 की जगह 30 डेज अपने कर दिए गए हैं। रूल 21(2)A जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट है तो भाई बतानी पड़ेगी, हालांकि आवश्यकता नहीं है। ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो बोलता है जीएस, ये आपकी आउटपुट साइड है, GSTR 1 में आप दिखाते हैं, आगे पे करते हैं आउटपुट GST, और 2B से दिखता है आपका ये ITC। अगर आपके ITC में और आपके लाइबिलिटी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है ना, मतलब सपोज कीजिए ये आ रहा है अपना 10 लाख रुपए और ये आ रहा है अपना भाई साहब यहां पर 1 लाख रुपए, सब्सटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा है इनपुट साइड और आउटपुट साइड के अंदर, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसे यहां पर लाइक कैंसिल किया जा सकता है। पहले भी यही बात थी, बट थोड़ा सा वर्डिंग्स को डिफर कर दिया गया है। आइए देखते हैं बुक से पढ़ के यहां पर क्या लिखा है मेरे बच्चा। ये रहा जी आपका यहां पर पूरा डिस्कशन, मैंने पूरा चैप्टर दे डाला है। तो यहां पर ये आ गया नॉन कंप्लायंस वाली बात आ गई अपनी। ये जो पीरियड था अपना जो लिखते थे 30 + 30 + 30 डेज अप्लाई करने के लिए, वो काट के 90 + 180 डेज, 180 का एक्सटेंशन है, ये कर दिया गया है ऐसे करके। एंड उसके बाद चैप्टर में कहाँ पर क्या चेंज आया है, यहाँ पर चेंज आया है जो बायोमेट्रिक की हम बात कर रहे थे गुजरात के साथ साथ, वो पौंडीचेरी में भी है सर। तो एक्सेप्ट लिखा है, अबे रुक तो जा, पूरा पढ़। द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय स्पेसिफाई दैट द अबव प्रोवाइजो शैल नॉट अप्लाई, यानी बायोमेट्रिक की बात अप्लाई नहीं होगी
इन ऑल द स्टेट एंड यूटीज, किसी भी स्टेट या यूटी में अप्लाई नहीं होगी एक्सेप्ट दिस वन, यानी कि यहां अप्लाई होगी। तो ये पॉजिटिव मैंने पढ़ी गुजरात और पांडिचेरी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मालिक, और इसमें बोलते हैं क्या भला क्या भला क्या भला, चलो 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 चलो, आगे आया आगे आया आगे आगे, तुम चलो पीछे। वो 90+1 डेज की बात लीगल वर्डिंग्स में आ गई। वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस आ गया। तो वेयर द प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट फिजिकल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, शादी के बाद तो ऑफिसर को लगता है तो ही में गेट वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस, एंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो 15 दिन के भीतर अपलोड कर दी जाएगी। 15 वर्किंग डेज में, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, अधिकारी को लगता है आधार वाधार का चक्कर पड़ा था या फिर और इस तरह की दिक्कतें आई हैं, तो वहां पर एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेट प्रोवाइजो, तो वहां से ये अपना कर सकते हैं, बिकॉज 30 डेज के भीतर भीतर वो रजिस्ट्रेशन देना होता है ना, तो दैट्स वाई ये अपना इस प्रकार से कर दिया जाता है। उसके बाद ये आगे आपका यहाँ पर, ये तो अपना ऑलरेडी हो चुका है, ऑनलाइन मनी गेमिंग के संबंध में था। एंड ये, हाँ, ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर आकर जो फिजिकल प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी नहीं होती है जब हम आ रहे हैं आपके यहाँ पर जांच करने के लिए। एंड उसके बाद ये आ गया रूल 10A कि शैल 30 डेज के भीतर भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिफोर फर्निशिंग द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, GSTR1 फाइल करने से पहले आप ये डिटेल दे दीजिएगा। पहले 45 डेज थे, अभी कर दिया गया इसको 30 डेज 10A के अंदर आकर, ठीक है। एंड ये आ गया कि जब कंपेरिजन करने बैठते हैं 21 का 2A GSTR1 का अपने क्रेडिट के साथ में कंपैरिजन करके देखते हैं हम, और वहाँ पर कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका सस्पेंड किया जा सकता है। एंड ये बोल रहा है यहाँ पे आके कि आपने अगर जो रूल नंबर 10A के अंदर हम बात कर रहे थे, तो बैंक डिटेल्स कैंसिलेशन से पहले सबमिट कर दी हैं, तो कैंसिलेशन नहीं होगा बल्कि सस्पेंशन ऑर्डर जो है आपका विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये 90 डेज वाली बात ऑलरेडी हो चुकी है अपनी। फिजिकल वेरिफिकेशन का पूरा रूल अपना यहाँ पर डिटेल्ड में आ जाता है, वो सेक्शन की सपोर्ट थी, डिटेल डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है। शैल बी ग्रांटेड ये किया जाएगा, और 5 डेज प्रायर करके चलेंगे इसको हम। इस प्रकार से छोटी मोटी बातें अपनी यहाँ पर ये हो जाती है। रूल्स पर बेस्ड कुछ ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, मुझे तो लिखना पड़ा है, मेरी मजबूरी है, पर रूल्स पर ज़्यादा कोई ध्यान देने की आवश्यकता आपको नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब बात करते हैं मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर, यहां पर क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो एक यहां ये निकल के आई है कि इस बार कुछ सेक्शंस के अंदर जब हमें, इधर हो भाई साहब, इधर देखो, इधर देखो जरा, बिलेटेड फाइलिंग ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स। आप लेट भी करोगे तो कब तक लेट कर सकते हो? एक ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट के 4 दिन बाद, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कब तक? अबे कोई तो हद होगी उसकी। तो सेक्शन 52 जिसमें कि हम लोग बात करते हैं अपने टीसीएस को लेकर, टीसीएस का स्टेटमेंट, इसमें बात होती है GSTR1 को लेकर, इसमें 3B एटसेट्रा की बात होती है अपनी, और यहां पर बात होती है एनुअल रिटर्न की। तो इनके लिए बोला गया है कि ड्यू डेट से और 3 साल आपको दिए जा रहे हैं। 3 साल के भीतर, ड्यू डेट से 3 साल के भीतर भीतर नहीं भरी तो फिर कभी भर नहीं पाओगे, फिर जो करेंगे हम करेंगे अपने हिसाब से, बेस्ट जजमेंट। कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर 3 years ऑफ ड्यू डेट, हाउएवर गवर्नमेंट में एक्सटेंड इट फॉर स्पेसिफाइड पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन के लिए। तो चाहे GSTR1 हो, 3B हो, आपने चाहे QRMP ऑप्ट कर रखी हो, कॉम्पोजिशन स्कीम हो, रेगुलर स्कीम रही हो, आपके जो भी पीरियोडिक स्टेटमेंट्स और रिटर्न है, यहाँ तक कि आपका जो एनुअल रिटर्न है या TCS का जो स्टेटमेंट है, सब के लिए ड्यू डेट से काउंटिंग करेंगे और वहाँ से 3 साल काउंट कर लीजिए। बस यही है, इसके बाद आप कभी भी ये फॉर्म या स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते हो। रूल 88B के साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, नॉट रेलिवेंट, फिर भी देखना चाहो देख सकते हो, जस्ट फॉर योर जीके, आपको मन करे आप देख लीजिएगा, नॉट रेलिवेंट।
अब आता एक नया रूल इंसर्ट किया गया है 88D करके। पता सरकार का सबसे फेवरेट चीज क्या है? आईटीसी। जो अधिकारी लोग हैं पता है इनको आईटीसी चैप्टर पे इतनी कमांड होती, दिन रात यही पढ़ते हैं, दिन रात यही पढ़ते हैं। क्रेडिट आपने ये बुक कर लिया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, फलाना ढिमका, बस इन पर महारत हासिल। सबसे पहले आपको यहीं पकड़ेंगे ये। और व्यक्ति लालच में क्रेडिट उल्टा पुल्टा बुक करता है और यहीं से वो फंस जाता है। देखिए आपके दो रूल हैं। एक रूल 88C पिछली बार लॉन्च किया गया था, 88D इस बार लॉन्च किया गया है। वो कह रहे हैं कि देखो 88C में क्या था कि GSTR 1 और 3B इनमें अगर डिफरेंस है तो ये इन दोनों का कंपैरिजन था कि मान लीजिए आपने यहां दिखा दिया 10,000 और यहां दिखा रखा है आपने 2,000, भाई ये क्या मामला? GSTR 1 भी आप ही ने फाइल किया था, यू आर सेइंग कि अरे 10,000 है और आपके 2,000 है, ऐसे कैसे? इसका मतलब आपने 8,000 का पेमेंट कम किया है। या तो आप एक्सप्लेन करो हमें 8,000 कम क्यों है, या फिर से पे करो। कुछ भी नहीं करोगे, कॉपरेट नहीं करोगे, भाई साहब नोटिस वोटिस डाल देंगे, एसएससी कर देंगे फिर तुम्हारी आकर। हम मेरे साथ भी एक बार केस पड़ गया था। GSTR 1 क्लास में मैं सिखा रहा था फाइल कैसे करते हैं, वहां पे एक फिगर डाल दी मैंने 10 लाख की, इनवॉइस वैल्यू 10 लाख, जीएसटी 1,80,000 रुपए का। भाई साहब यूटिलिटी चेंज होती रहती है, उसने वो ट्रांजेक्शन सेव कर दी, कैप्चर कर दी, हटाने का ऑप्शन उस समय नहीं था, हटेना हटेना हटेना, चक्कर पड़ गया आगे चल के। हटना तो भरो, मैंने भरा नहीं, अधिकारी कहता कि आपने इनवॉइस दिखा रखा बट आपने भरा नहीं है। तो शुक्र है कि IRS ऑफिसर को ट्रेनिंग देते थे हम, 4 एविडेंस वो भी दिखाए, और 2-4 जो थे एसी था, तो एसी नए नए होते हैं, तो क्या नाम है, समझ में आ गई बात, ठीक है जी ओके, तो बच गए। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है कि ये 3B और 2B को लिंक करो। ये सारा काम सॉफ्टवेयर करता है, हाँ सॉफ्टवेयर में कमांड दे रखी है, यहां तो बोल दिया कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे तुम्हारी एसएससी। सॉफ्टवेयर पूरा इसी चर्चा पे लगा रखा है, इसी कंपैरिजन पे कि 2B 3B देखो, 3B में आपके आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है, आपके अंदर आईटीसी है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के आमदनी दिखाता है ₹1,00,000 महीना और चलता है भाई साहब वो करोड़ों की गाड़ी में, बंगले बना रखे हैं, आमदनी दिखाता ₹1,00,000 महीना, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नहीं बहुत कुछ गड़बड़ है यहां पर आकर। तो ऐसी स्थिति में भाई आप पे ये कर रहे हो और मान लीजिए भाई ये आपका यहां पर 10 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो, लेकिन आईटीसी बुक आप मिल रहा है आपको यहां पर 50 लाख रुपए, भाई ये क्या तमाशा है? अगर ऐसा कुछ निकल के आता है, चक्कर पड़ता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये आ रहा है, ये सीन पड़ता है कि ये जी आईटीसी अवेलेबल नहीं, सॉरी, इससे कंपेरिजन नहीं है, ये सिर्फ आईटीसी कंपेरिजन है। ये था इधर आउटपुट जीएसटी कंपैरिजन, और ये सिर्फ आईटीसी कंपैरिजन, ओनली आईटीसी कंपैरिजन, कि आपका जो 2B में आया था वो कितना और आपने 3B में आईटीसी क्लेम किया कितना। सॉरी, 88D सिर्फ आईटीसी कंपैरिजन है, 2B में कितना आया था और 3B में आईटीसी कितना क्लेम किया है। आईटीसी आया और आईटीसी क्लेम्ड इन 3B, तो आपने ज्यादा क्लेम कर रखा है 3B के अंदर, एंड इट्स ए सब्सटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से एक चिट्ठी डेफिनेटली आपको आने वाली है, और वो चिट्ठी क्या बोलेगी कि या तो आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, या फिर आप इसे पे कर दीजिए। आप हो सकता है कि उसे पे कर दे, खत्म करें काम, बहुत अच्छी बात है, या आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। तीसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि आपने उसे पार्टली पे किया है, तो बैलेंस जो नहीं पे किया है उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या पे नहीं कर रहे हैं फुली या पार्शली, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 73 74 के शोकोज नोटिस डिमांड ऑर्डर आपके ऊपर बना दी जाएंगे। फिर भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो सेक्शन 79 के तहत रिकवरी एक्शन यहां पे लगा दिया जाएगा। तो ये हो गया जी आपका एक्सेस क्रेडिट क्लेम्ड इन 3B। इसका जो टाइटल दिया जाएगा वो है एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड इन 3B, ऐसे करके। और यहां क्या दिखाएंगे, एटीसी की हेडिंग क्या दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे अंडर लायबिलिटी शॉन इन 3B। आप 3B के अंदर लायबिलिटी कम शो कर रहे हो, समझ में आ गई बात?
आप 3B में लायबिलिटी कम दिखा रहे हो तो 88C, और आप ITC ज्यादा क्लेम कर रहे हो तो 88D। दोनों के पैरामीटर लगभग एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो मोर ओवर एक और बात यहां पर लिखी है, रूल नंबर 59 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप ना पे कर रहे हैं ना एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो रिकवरी तो होगी, साथ में आपका GSTR1 भी फाइल नहीं करने दिया जाएगा। यार ये GSTR1 को तो ऐसे मानते तमंचे की तरह फट से निकाल लेते हैं, ये नहीं फाइल करेगा तू। क्यों? इसके फाइल ना करने से कौन सी आफत है पता है? आफत बहुत बड़ी इसके फाइल ना होने से। ये R1 3B, यू लव मी नॉट, यू लव मी, ये पूरा चक्र है कि हाँ 3B R1 3B, ये चक्र है। और ये एक ऐसा चक्र है कि अगर इसमें से, जैसे कोविड के टाइम पर था ना, वो दिखाते थे कि तीलियां रखी हुई है माचिस की, एक तीली बीच में से हटा दी है तो फिर वहीं पर चीज समाप्त हो जाएगी, ऐसे यहां पर है। अगर मान लीजिए आपने ये R1 नहीं भरा, आप अगला 3-1 ये भी नहीं भर पाएंगे, ना फिर ये भर पाएंगे। अगर एक भी कहीं से मिसिंग हो गई, गैप आ गया, पूरा चक्र वहीं पर रुक जाएगा। पूरा चक्र रुकते ही फिर अगला नंबर आएगा आपके ऊपर, रिटर्न भी आपकी नहीं जा पा रही होंगी, ऑब्वियसली बात है, फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिलेशन की नौबत आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो धंधा बंद करना पड़ेगा, फिर भी धंधा करने बैठे तो सड़क पर गाड़ी पकड़ी जाएगी, गाड़ी उठा के सीज कर देंगे, फिर भी नहीं मान रहे हो, उठा के आपको भी सीज कर देंगे, जेल में डाल देंगे। यानी बर्बादी का पहला दिन शुरू हो जाता है जब आपका GSTR1 फाइल नहीं होता है वहां से। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो धमकी दे डाली कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में, अंडर लायबिलिटी शो करेंगे 3B में, या एक्सेस क्लेम करेंगे, तो भाई ये नहीं, दिक्कत है भाई। फाइलिंग ऑफ रिटर्न चैप्टर के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स थी, चेंजेस थे, वो मैंने आपको अदरवाइज चैप्टर के साथ करा दिए हैं। खास मेन अमेंडमेंट तो यही थी आपकी कि जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट से 3 साल तक मैक्सिमम फाइल हो सकती है, बिलेटेड भी, उसके बाद तो फाइल हो ही नहीं सकती है, ऐसे करके मालिक बात कर दी जाती है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये आपका मैनर ऑफ पेमेंट का चैप्टर हो गया प्रभु यहां पर आकर, और इसमें देख रहे हैं हम, चलो 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 चलो, ये TCS वाला अपना आ गया डिस्कशन। द ऑपरेटर शेल नॉट अलाउ टू फर्निश स्टेटमेंट, इसे TCS स्टेटमेंट भरना पड़ता है ना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड स्टेटमेंट, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट 3 साल के बाद भी अलाउ कर सकती है किसी ऑपरेटर या क्लास ऑफ द ऑपरेटर्स को, इको को या क्लास ऑफ इकोस को कर सकती है कि एक्सटेंशन दे सकती है 3 साल के बाद भी। आगे बढ़ते हैं, और ये मेरा ऑलरेडी हो ही चुका है। यहां पर आकर जब मैं इको कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा था तो वहां इसकी चर्चा हो गई थी कि जहां पर मल्टीपल इकोज होते हैं तो जो मेरा वेंडर से कनेक्टेड होता है उसकी बात करते हैं। ये भी मेरा हो गया इको सिस्टम के दौरान, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है इको कॉन्सेप्ट के दौरान। ये मेरा ऑनलाइन मनी गेमिंग के दौरान ऑलरेडी हो चुका है। जो बड़े बड़े और लिंक्ड कॉन्सेप्ट थे ना, वो मैंने करा दिए आपको जी। और उसके बाद में ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको जीके के लिए बोल दिए थे कि आप एक बार पढ़ के देख लेना। 88C आपका पहले आया था, ऑलरेडी मैंने करा चुका हूँ। 88D आपका यहाँ पर ये आ जाता है, आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर द अमाउंट ऑफ ITC अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न, हाँ जो आपने अवेल्ड किया है फर्निश बाय 3B, जो आपने ITC 3B में क्लेम किया है, एक्सीड कर रहा है द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद 2B से ज्यादा आपने 3B में क्लेम कर रखा है, तो ऐसे के लिए फिर आपको चिट्ठी विट्ठी यहां पर आएगी। सच परसेंटेज मतलब अभी परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं, लेकिन सब्सटेंशियल अगर आपका ये डिफरेंस निकल के आ रहा है तो ऐसे में आपको एक चिट्ठी आएगी। चिट्ठी में ये होगा कि एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आप उसे यहां पर पे कर दीजिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। आकर पे कर दिया, बहुत अच्छी बात है, रिप्लाई फर्निश कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अधिकारी संतुष्ट नहीं होता तो ऐसे ऐसे करने से वो चूकेगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसे करके मालिक यहां पर बोल दिया जाता है। रिटर्न चैप्टर के अंदर जो हमारी बातें हैं वो ऑलरेडी हमारी डिस्कस हो ही चुकी हैं, और देखते हैं यहाँ पर अगर क्या है। बेसिकली बस रिटर्न के लिए ये, जैसे ये आगे अपना सेक्शन 37 के अंदर सेम वर्डिंग्स मिलेगी। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश GSTR1 फॉर अ टैक्स पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग, मतलब GSTR1 वही ड्यू डेट के 3 साल तक भरा जा सकता है, बिलेटेड भी उसके बाद भरा ही नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार क्लास ऑफ असेसीज के लिए, पर्सनस के लिए इस लिमिट को बढ़ा सकती है, 3 साल के बियॉन्ड ले जा सकती है। फिर और आगे बढ़े, यहां देखा हमारी सेक्शन नंबर 39 के अंदर सेम वर्डिंग्स, GSTR3 भी है अपना, और जो भी यहां पर रिटर्न के नाम लिए गए, चाहे वो कंपोजिट डीलर की रिटर्न रही हो, चाहे QRMP वाले की रही हो, जो भी सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न या स्टेटमेंट अपने आ रहे हैं, सबका टाइम बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया क्या गया है,
फिक्स कर दिया गया है कि लेट भी है तो 3 साल से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, वैसे करके बोल देते हैं जी। ये सेक्शन 41 है, ये पिछली बार ही डिलीट हो गया था। यहां पर लिखा होता था प्रोविजनल, ये प्रोविजनल क्रेडिट पहले मिला करते थे, वो कंसेप्ट सरकार ने खत्म कर दिया। उसके साथ साथ ये मैचिंग प्रोविजनल को ना ऐसे करते थे, पहले आईटीसी प्रोविजनल बुक करके चलेंगे, फिर इसमें से मैचिंग होगी, जितना मैच हो गया वो आपका, जो मिस मैच रहा वो नहीं मिलेगा। सरकार एक बड़ा कंसेप्ट लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसे आज तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, इसलिए सेक्शन 41 का पुराना कंटेंट खत्म कर दिया, ओमिट कर दिया, और 42 43 भी ओमिट कर दिए हैं। ये पुरानी अमेंडमेंट है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद सेक्शन 44 के अंदर वही 3 साल की टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं कि 3 साल तक मैक्सिमम दी जा सकती है, उसके बाद नहीं, और ऐसे करके मालिक की बात अपनी हो गई। और रूल नंबर जो 59 है, 59 के अंदर ये आप एक ग्राउंड यहां पर ऐड कर दिए गए हैं, क्या भला, कि अगर 88D, अगर आप 88D को कंप्लाई नहीं करते हैं तो आप अपना GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ में अगर आप रूल 10A को कंप्लाई नहीं करते हैं तो आप GSTR1 नहीं भर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि GSTR1 भरा ही तब जा सकता है जब 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 आप बैंक डिटेल्स अपनी फर्निश कर देंगे। ओके सर जी, तो इस प्रकार की बात यहां पर होंगी। और ये हमारा ऑनलाइन जो मनी गेमिंग था उसके साथ मैंने कवर कर लिया था, और ये भी आपका यहां पर हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह से यहां तक की अपनी बात हो जाती है। अब बात करते हैं आगे की, और चैप्टर आ रहा भाई साहब आपके सामने रिफंड का। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस आपके लिए नहीं है। रिफंड चैप्टर के अंदर हल्की फुल्की सी बात यहां पर करी गई है। रिफंड चैप्टर पहला चेंज आया है यहां पर, चेंज तो बहुत सारे हैं ना इस बार पहला चेंज आया है 54(6) के अंदर चेंज आया है। मतलब सरकार स्थिर नहीं है, ज्यादा अमेंडमेंट आना कोई अच्छी बात नहीं है। यानी कि पहले का लॉ तुम्हारा कारगर नहीं था, मजेदार नहीं था, ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर पा रहा था, तो इतने सारे अमेंडमेंट तुम्हें लाने पड़ गए। समरी बनाइए, समरी में भाई साहब 40 पेज होने को आ रहे, और बढ़ जाएंगे भैया और आगे। चैप्टर आपका रिफंड का है, सेक्शन 54(6) के अंदर। पहले बता दूं, प्रैक्टिकली जो बता रहे हैं ये कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, प्रैक्टिकली कोई अमेंडमेंट नहीं है। क्या? एज वी नो दैट सेक्शन 41 नेमली प्रोविजनल बुकिंग ऑफ आईटीसी, जो अभी दिखा रहा था मैं, वो ऑलरेडी ओमिट हो चुकी है। मतलब अब एज ऑफ नाउ प्रोविजनल आईटीसी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। सो करस्पॉन्डिंग वर्डिंग हैज बीन चेंज्ड इन सेक्शन 54(6) के अंदर। यानी कैसे? ये था आपका सेक्शन 54(6) करके, और यहां पर कुछ वर्डिंग्स आ रही थी इसके अंदर कि जो एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनली एक्सेप्टेड। जब वो प्रोविजनल आईटीसी का कंसेप्ट ना बचा तो करस्पॉन्डिंगली लाइन भी यहां से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। मतलब कुछ नहीं करना, जैसे पहले करते आए थे हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि पहले भी कहीं ये इफेक्टिव ही नहीं हुए थे। प्रोविजनल कंसेप्ट था बट वो कभी इफेक्टिव ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकल कोई चेंज है ही नहीं, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, बस हाँ जो इंटरेस्ट पीरियड काउंट करने में है उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं। हम जानते हैं इंटरेस्ट कहां से कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहां RFD 01 फाइल करते हैं, उसके बाद ARN जनरेट होता है। ARN जनरेट होने के 60 डेज के भीतर भीतर रिफंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर क्रेडिट नहीं होता है तो फिर वहां आपको जितना भी डिले हुआ है उस डिले के लिए आपको मिलता है ब्याज। तो प्रैक्टिकली यहां तक कोई चेंज नहीं है, पहले भी ऐसी था आज भी यही है। दरअसल कुछ नई वर्डिंग्स यहां पर डाली हैं सेक्शन 56 के अंदर, और नई वर्डिंग्स डाली हैं इस रूल में किए गए चेंज को करने के लिए। फॉर दिस न्यू वर्डिंग्स एडेड इन सेक्शन 56। क्या? इंटरेस्ट पीरियड टू बी कंप्यूटेड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, ये वर्डिंग्स डाल दी हैं। इंटरेस्ट का जो पीरियड है वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में कैलकुलेट किया जाएगा। और प्रेस्क्राइब्ड मैनर क्या है वो दे दिया उन्होंने 94 के अंदर जाकर। और 94 में क्या देखा कि ये जो आप इंटरेस्ट पीरियड यहां से देख रहे हैं ऊपर से जो निकल के आ रहा है ना भाई साहब, इसमें दो चीजों को ध्यान मत रखना। अच्छा, सरकार क्या चाहेगी? ये इंटरेस्ट पीरियड लंबा हो या छोटा हो? सरकार चाहेगी छोटा हो, क्योंकि जितना इंटरेस्ट पीरियड कम होगा उतना ही सरकार को ब्याज कम देना पड़ेगा। तो पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो यहां तक 60 दिन आपके हो चुके हैं, लेकिन ऑफिसर अभी डिलेमा में है कि रिफंड दूं या ना दूं, यू लव मी नॉट। तो यहां 60 दिन के बाद भी अधिकारी अगर ये डाउट में है कि भाई
दिया जाए कि ना दिया जाए, वो आपको एक चिट्ठी इशू करता है कि आपका फुली या पार्टली रिफंड एडमिसिबल नहीं है और आप 15 दिन के भीतर भीतर अपना जवाब दाखिल कीजिए। अगर आप 15 दिन में जवाब नहीं देते, आप जवाब देते हैं 25 दिन में, 25 आप जवाब देते हैं 25 दिन में, तो आपकी वजह से डिले हुआ 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम यू हैव टेकन, 10 दिन, सॉरी, मतलब 15 दिन अधिकारी ने दिए, 15 दिन के भीतर भीतर जवाब देना है, आपने रिस्पॉन्ड देना है, लेकिन आपने समय लगाया 25 दिन का, तो आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया 10 दिन का। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे 10 दिन का ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। सरकार कहती है जो आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया है उस एक्स्ट्रा टाइम को हम इंटरेस्ट पीरियड का हिस्सा नहीं बनाएंगे। वाह 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 वाह। लिखा है वेयर ऑफिसर फॉलोइंग डेज विल नॉट बी काउंटेड इन इंटरेस्ट पीरियड। बाबू आप नोट्स पे कमेंट जरूर करना, मैंने बहुत शिद्दत और आराम से तसल्ली से पूरी मेहनत करके बनाए हैं। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट जरूर देने हैं ये हैंड रिटन नोट आपको कैसे लगे। इंटरेस्ट पीरियड, तो वेयर ऑफिसर, हाँ, तो इस फॉलोइंग डेज विल नॉट बी काउंटेड इन इंटरेस्ट पीरियड, क्या बोला, वेयर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट फुल और पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ रिफंड इज नॉट एडमिसिबल, तो ही देन ही मे, तो इश्यू कर दिया उसने नोटिस इन RFD 08, फॉर्म नंबर याद नहीं रखना, RFD 08 के अंदर वो एक नोटिस डाल देगा और जो एप्लीकेंट है उसे 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्स देना है, इसका रिप्लाई फाइल करना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, वो ज्यादा समय लेता है, नाउ एनी पीरियड बियॉन्ड 15 डेज से रिस्पॉन्स किया 25 दिन में, तो ये जो बोल रहे हैं एनी पीरियड, तो एनी पीरियड का मतलब हो गया आपका 10 दिन, तो ये 10 दिन है विल नॉट बी काउंटेड इन द इंटरेस्ट पीरियड, इस पीरियड को काउंट करने में, जैसे आप तो नॉर्मली यहां से शुरू होकर यहां तक काउंट कर लोगे, तो अगर 10 दिन आपकी वजह से एक्स्ट्रा यहां आपको पेमेंट किया जाता है एक्चुअल में, तो यहां आपको जो ये 10 दिन आपकी वजह से डिले हुआ है वो 10 दिन यहां से माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक सर जी। आगे है कि मान लीजिए आपकी यहां पर कुछ बैंक डिटेल्स में कुछ इश्यू आ रहा था, आपने बैंक की KYC नहीं करा रखी है, या आपका बैंक खाता फ्रीज हो रखा है, या कोई कलेश मचा हुआ है, तो आपसे बोला जाता है कि आप बैंक डिटेल सही से दीजिए, उसको एक्टिव कराइए अपने अकाउंट को। तो उसमें जो भी समय लग रहा है एक्टिव कराने में, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, वो डिपार्टमेंट ये कहना चाहता है कि मेरी वजह से जो डिले हुआ है उसका तो मैं ब्याज दूंगा, लेकिन जो डिले तुम्हारी वजह से हुआ है, इस दोनों की अगर हम बात करके चलें तो ये है डिले ड्यू टू एप्लीकेंट साइट, एप्लीकेंट की वजह से यहां पर डिले हुआ है। इन केस ऑफ इश्यू इन बैंक अकाउंट्स, तो जो भी टाइम टेकन इन फर्निशिंग और वैलिडेटिंग, पहले ये फर्निश करेगा फिर उसको वैलिडेट करेगा, खामखा टाइम तो बड़ा खराब हो गया। अगर आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव मतलब ऑपरेटिव होता, ओके होता, तो पैसा आ चुका होता। अब बैंक को सही से आप पहले फर्निश करोगे बैंक डिटेल, फिर वो वैलिडेट करेगा, एंड उन सब के बाद में ही फिर वो आपको पैसा मिलेगा। तो जितना भी टाइम यहां पर हुआ है उतना टाइम आपके यहां से यहां तक जो पीरियड पूरा काउंट कर लिया था आपने ना, ये वाला पीरियड, इसमें से उसको माइनस कर दिया जाएगा, यानी उसे काउंट नहीं किया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। रूल नंबर 96 के अंदर कुछ बदलाव है बट नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम पर्पस, एंड सर्कुलर नंबर इतना है, इसका भी पहला और तीसरा पॉइंट रेलिवेंट नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं कि रेलिवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ पास्ट वाली सिचुएशंस को बताते हैं कि पहले ये था, तो ट्रांजिशनल फेज जो होते हैं ना उनके लिए है, और उस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है आपके लिए, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रेलिवेंट। पॉइंट नंबर 2 के अंदर एक सर्कुलर ने बताया है आके कि भाई कुछ ऐसा करके चलेंगे, हालांकि कोई नई बात नहीं बताई है, ये पहले से हम भी कराते आ रहे हैं, पहले भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशंस आ चुकी हैं, लेकिन फिर से एक बार इन्होंने बोला है क्या भला, कि जैसे हमें पता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर में लेते हैं एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। ठीक, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स आ गया और एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विस यहां पर ये आ जाता है। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स के अंदर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेते हैं FOB वैल्यू ऑफ गुड्स
और इनवॉइस वैल्यू विच एवर इज अर्ली, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में कम हो। मान लीजिए ये एफओबी वैल्यू 60,000 की थी, इनवॉइस वैल्यू 50,000 की थी, तो 50,000 आपका इधर आ जाएगा। फिर इसकी एक और बार कंपैरिजन किया जाएगा, 1.5 टाइम्स जो भी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर गुड्स की वैल्यू है उससे तुलना की जाएगी। मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू थी वो 30,000 थी, 30,000 का 1.5 करके चलूंगा तो आपका ये 45,000 यहां पर आ जाता है। तो ये 50,000 और ये 45,000 विच एवर इज लोअर, ये फाइनली आपके गुड्स की वैल्यू यहां पर कंसिडर करी जाएगी, क्योंकि आप हमेशा वैल्यू ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेनिफिट्स ज्यादा मिले, है ना। तो 45,000 आपका फाइनली यहां पर लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हम एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालते हैं तो वहां पर भी टोटल टर्नओवर गुड्स पकड़ते हैं एंड टोटल टर्नओवर ऑफ सर्विस पकड़ते हैं। टोटल टर्नओवर ऑफ गुड्स का मतलब है एक्सपोर्ट गुड्स एंड आपके अदर गुड्स, है ना। ऐसे यहां पर एक्सपोर्ट सर्विस एंड आपकी अदर सर्विस। तो ये जो एक्सपोर्ट गुड्स है यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी, 60,000 आएगी, 50,000 आएगी, ये 45,000 आएगी। सर जोन सी वैल्यू ऊपर ली है ना आपने, यहां पे जोन सी वैल्यू आपने इस प्लेस पे रखी हुई है ना, फाइनली यहां पे जाके करी है, सेम वैल्यू आपकी नीचे भी आएगी। और ये तो मैथमेटिकली भी आप जस्ट समझ सकते हैं कि जो वैल्यू मतलब एक ही लाइन की है, एक्सपोर्ट वैल्यू ऊपर भी पकड़नी है, एक्सपोर्ट वैल्यू नीचे भी पकड़नी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वैल्यू कुछ आए नीचे वैल्यू कुछ और आए, आपको दोनों जगह एक ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये तो मैथमेटिक्स का भी आपका नियम यहां पर काम करता है। तो आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना कल चाहे बातें जितनी। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं और मेरी वेबसाइट crajkumar.com के फ्री रिसोर्स में भी आपको मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड लव यू। और खूब सारी मेहनत करते रहो और 1 घंटे जिम जाओ, पार्क में घूमो, छत पे घूमो, गली में घूमो, कुछ भी करो, दौड़ भाग आपको 1 घंटा अपने लिए जरूर 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 देना है। भाई मेरे बात सुनो, सुबह 6 बजे उठ के कोई व्यक्ति पैदल पैदल जा रहा है, रात तक पैदल पैदल चलता है, और दूसरा व्यक्ति इससे 1 घंटे बाद शुरू होता है और साइकिल या मोटरसाइकिल पर निकलता है, ये कहीं आगे से पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यह है, जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं तो आप पैदल चल रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, कभी टारगेट्स आपके पूरे हो ही नहीं पाते। अपने आप से पूछ के देखो ना, क्या तुम्हारा डेली का टारगेट पूरा हो रहा है? नहीं, ऐसी की तैसी शेड्यूल बनता जरूर है, उसमें बनाने में जरूर समय लगाते हो, फॉलो शायद 2 दिन भी नहीं होता, 1 दिन भी नहीं होता फॉलो। सच्चाई तो यही है। फिर टेंशन, डिप्रेशन, ये वो फलान डिमकी, फिर चाहिए मोटिवेशन। ये सब खोखली बातें हैं। जिसका शरीर और जिसका दिमाग फिट है उसे किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती नहीं है, उसे देखकर लोग मोटिवेट हो जाते हैं यार। आप 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा, मोदी जी भी एक्सरसाइज करते हैं, जितने भी नामी ग्रामी लोग हैं, जितने भी नामी ग्रामी बिजनेसमैन हैं, एक्सरसाइज नहीं करते क्या? सब करते, सब। बिना इसके जीवन ही नहीं है, ये मान के चलना। जितना खाना जरूरी है उतना ही ये जरूरी है। मैं 2 बार की भी नहीं कह रहा, खाना 2 बार खाते हो ना कम से कम। हम जरा 3 बार भी खा लेते हैं, नाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट, खाना 3 बार खा रहे हो और पचाने के लिए एक्सरसाइज 1 बार भी नहीं कर रहे हो। अरे 1 बार ही तो मांगा है, 1 घंटा करो, 3-4 दिन थोड़ा लगता है, बदन दुखेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आनंद आएगा ना, आनंद, यार तुम अपने मुंह से ना कहो कि आज मैं खामोखा खुश क्यों हूं, मैं बिना किसी कारण के खुश क्यों हो रहा हूं, मेरे सारे काम बनते क्यों जा रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, मैं दूसरों को मोटिवेशन दे रहा हूं, मैं चलता भी हूं तो मेरी चाल बदल गई है। जरूर करनी है, सारे काम छोड़ देना, सारे काम छोड़ देना, 1 घंटा खुद के लिए जब भी समय मिले जरूर निकालना। अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम है। बाय टाटा एंड लव यू, बाय बाय।